दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन सुनाते हैं आपको। और जो हमने लिखी है और टाइपिंग उपिंग का उसकी वो तो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन लिखी हैं तो हम आपको सुनाते हैं, आप सुने। ये देखिए, ये मैंने इसका जो पहले लिखा है, तो पहले आप ये देखिए। सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के सामने दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से कराह रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकलती थी जिससे दिल दहल जाता था कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव सन्नाटे में सो रहा था। घीसू ने कहा, मालूम होता है कि बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जाकर देख कर तो आ। माधव ने चिढ़कर कहा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है। वो साल भर जिसके साथ रहा उसके साथ ऐसी बेवफाई, तो मुझसे तो उसकी तड़पना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता, 3 दिन आराम करता। माधव माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे का काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था, दिन भर चिलम पीता था, इसलिए उसको गांव में कहीं बदनामी की वजह से मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी मौजूद अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक ये पैसे रहते 2-4 दिन इधर उधर मारे मारे फिरते। किसानों का गांव था, काम की कोई कमी ना थी। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब 2 आदमी का काम पाकर एक का ही संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो इन्हें संतोष और धैर्य के, संयम और नियम की ज़रूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। गालियां भी खाते थे, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दोनों इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 उड़द उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृष्टि से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और ज़्यादा उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोदकर लाए थे। घीसू की स्त्री का बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्विवाद भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो ले क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या।
यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मर रही थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला तक नहीं था और मुझसे लजाएगी भी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध की भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो सुनकर हाथ पांव भी ना पलट सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो यही कहेंगे, घीसू किसानों से कही बात किसानों से कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्दयता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते अलाव से खाते रहे। अब कहानी का दूसरा भाग आपको दूसरे हिस्से में सुनाऊंगा मैं। अभी ये कहानी यहीं पे अंत करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टार्टिंग कर रहा हूँ, स्टोरी सुनाया करूँगा। मुंशी प्रेमचंद जी की सारी स्टोरी हैं, और बड़े बड़े जो राइटर हैं उनकी स्टोरी हैं, और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर भी मेरे ब्लॉग आया करेंगे। तो आप मेरा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो उसको मुझे बताएं, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी नंबर 2 में। मुंशी प्रेमचंद की कफन की दूसरा भाग में मिलते हैं।